नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सावधानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो क्लास 10th बोर्ड जो है तो सीबीएसई बोर्ड हो या जैक बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड हो दोस्तों, सारा प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड पर ही होता है। तो इन सभी बोर्ड के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो भी बच्चे क्लास 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम भी सामने है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की क्लास में हम आपके सामने क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और यहाँ पर जो है हम 1 बाय 1 करके जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके दिखाएंगे। और एमसीक्यू वगैरह के लिए जो है मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक और कुछ स्मार्ट मेथड भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग जो है सीधे सीधे चलते हैं प्रश्नों पर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो है इस तरह का प्रश्न क्वेश्चन पेपर जो है आपको सबसे पहले दिया जाएगा। आप इस तरह से यहाँ पर जो है पहले जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो सेट वगैरह रहता है ये सब आपको लिखने के लिए मिलेगा। OMR सीट जो आपको रहता है वहाँ पर सारा भरना होता है। ये मैथमेटिक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हमने लिया है और जो भी होगा मैथमेटिक स्टैंडर्ड लेवल के जो भी क्वेश्चन होंगे हम एक एक करके आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। जिन दोस्तों को थोड़ा बहुत भी कोई डाउट है पैटर्न के बारे में तो थोड़ा बहुत 1 मिनट चलिए पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको 38 देखने को मिलेगा। जो 5 सेक्शन में रहेगा ए बी सी डी और ई 5 सेक्शन में रहेंगे। सेक्शन ए में जो है 1 से 18 तक जो क्वेश्चन रहता है वो सीधे MCQ रहेगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, अर्थात आप 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। और फिर 19-20 ये भी MCQ ही रहेगा, लेकिन उसमें एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। सेक्शन बी जो होगा 21 से 25 तक जो है ये आपके 2 मार्क्स के लिए रहेंगे। सिमिलरली 26 से 31 तक 3 नंबर का। सेक्शन डी में 32 से 35 तक 5 नंबर का। और सेक्शन ई जो है वह 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। इसमें इंटरनल चॉइस भी रहता है। हम देखेंगे क्वेश्चन में आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला प्रश्न जो है सेक्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों को हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए फटाफट आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो फिर हम लोग सीधे सॉल्व करते हैं दोस्तों। हम लोग करेंगे क्या, आपको सभी को पता होगा दोस्तों कि अल्फ़ा प्लस बीटा है ना का फॉर्मूला क्या होता है -b/, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। यदि आपने पढ़ा होगा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए जो है बेसिक फार्मूला क्या होता है कि सम ऑफ जीरो जो है अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए क्या फार्मूला होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए क्या होता है c/a। यस और नो। तो इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों। यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं क्या दिया है -2/3, तो हम लिखेंगे -2/3। हम बेसिक में थोड़ा बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में भी आपको हम बना के दिखाएंगे। अब यहाँ रहा माइनस बी का वैल्यू, यहाँ से देखेंगे दोस्तों, जो कि यहाँ इसको जो है कंपेयर कीजिए, हमारा बेसिक इक्वेशन है, इसको हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो इक्वेशन दिया है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें। तो ए का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 3, बी का 6 एंड सी का k, तो उसको यहाँ पर रखेंगे। तो ये रहा माइनस एंड हमारा बी का वैल्यू। ठीक है, तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि b का वैल्यू हमारा क्या है 6, तो यहाँ रखेंगे 6 डिवाइडेड a का वैल्यू कितना है 3, तो रखिए यहाँ पे 3 प्लस c का वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों k डिवाइडेड बाय a का वैल्यू फिर से क्या है 3 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है -2/3। दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको छोटा करते हैं।
आगे देखते हैं क्या हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अगर आप इसको एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा -6 प्लस के और इधर आएगा -2/3। दोस्तों 3 से 3 चला कैंसिल हो गया तो हमारा फिर बच क्या गया k इक्वल टू -2 और -6 उधर जाकर क्या हो जाएगा +6, तो यहाँ पे आ गया +4। तो दोस्तों k का वैल्यू आ गया 4। इस तरह से कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमको जो है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बताया है। अगर बिल्कुल शॉर्ट में बनाते तो कैसे बनाते, चलिए एक नज़र देखते हैं। दोस्तों इसका सॉल्व करने का स्मार्ट तरीका क्या है? ठीक है, डायरेक्टली आप जो है क्वेश्चन से लिखेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a, तो हम लिखेंगे -6/3 और अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी हम लिखेंगे k/3 इक्वल टू -2/3। बस इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, -6 प्लस के इक्वल टू -2/3, 3 से 3 कैंसिल, k इक्वल टू -2 प्लस 6 यानी कि 4। तो देखो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा यदि आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम जब आपको समझाएंगे तो थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, समझाने में हमको समय लग सकता है, लेकिन अगर इसको स्मार्ट तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल कम समय लगेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो जो भाई बहन हिंदी मीडियम से उनको दिक्कत नहीं है, अब हम यहाँ पर जो है हिंदी मीडियम से भी क्वेश्चन एक बार दिखा दे रहे हैं। आप चाहें तो आप इस प्रश्न को जो है पॉज करके एक बार लिख सकते हैं या देख सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने अगला प्रश्न नजर आ रहा होगा। प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखें कि इफ x is equal to 1 and y is equal to 2 is a solution of the pair of linear equation 2x minus 3y plus a equal to 0 and this, then बोल रहा है कि इसमें से क्या सही है। दोस्तों ये आपको कहा जा रहा है कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 जो है ये सॉल्यूशन है पेयर ऑफ गिवन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को दिया गया है। ठीक है, तो a और b का कौन सा रिलेशन सही होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, आपको पता है यदि सॉल्यूशन है और उसको अगर हम पुट करेंगे इस वैल्यू को तो ये इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको तुरंत वैल्यू को हमें सबसे पहले पुट करना है। तो चलिए x इक्वल टू हमें क्या पुट करना है? पहला इक्वेशन में पुट करते हैं 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 -3 इंटू वाई का वैल्यू 2 प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 - 6 प्लस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 2 में -6 गया -4, उधर लेके जाओगे तो +4, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 4। अब इसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं दोस्तों। अगर हम इसको 2 में पुट करेंगे तब क्या आएगा? ठीक है, हम इसको 2 में पुट करके आपको दिखाते हैं। x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या पुट करना है? 2 और -b इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसको आगे बढ़ाइए, क्या आ जाएगा? 2 प्लस 6 माइनस b इक्वल टू 0, तो 2 प्लस 6 क्या आ जाएगा? 8, तो ये 8 आ गया, -b को राइट साइड में ले गए, प्लस b हो गया, तो b का वैल्यू 8 और a का वैल्यू 4। आप देख पा रहे हैं b का वैल्यू a से जस्ट डबल आ रहा है, 4 2 8, तो हम क्या बोलेंगे कि b जो है a का 2 गुना है। इसका मतलब जो है b इज इक्वल टू 2a होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ऐसा कहीं है तो ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा है कि b इज इक्वल टू 2a है, या फिर कहें 2a इज इक्वल टू b है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है -4,5 एंड अगला पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है 4,6, यानी निर्देशांक जो है P और Q का दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस में, y एक्सिस में, c में यानी ओरिजिन में, और d है ना तो x एक्सिस ना तो y एक्सिस। अब दोस्तों इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि x एक्सिस में जब भी कोई कोऑर्डिनेट लाई करेगा तो x एक्सिस में क्या होता है ना, y का वैल्यू क्या होता है? 0, यानी कि x का वैल्यू कुछ भी आएगा y क्या आना चाहिए? 0। y एक्सिस में क्या होता है? x का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। y का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। और ओरिजिन में अगर लाई किया तो x और y दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। इस तरह से तो जो है हमें जो है ये जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से पता करना है, ठीक है, कि ये कहाँ लाई कर रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस फार्मूला भी पढ़ा होगा। तो हमारा पॉइंट P कितना दिया है? -4,5, और अगला पॉइंट Q है, ठीक है, ये कितना है? ये है 4,6,
अब इसका बीचों बीच का पॉइंट निकालना है दोस्तों। जब बीचों बीच का पॉइंट होगा तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा, ठीक है। अब इसके लिए एक सिंपल सा शॉर्ट फार्मूला है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 वैल्यू क्या है दोस्तों, ये हमारा x1 है और इधर का क्या है y1, और ये हमारा x2 है और इधर का क्या है y2। बस वैल्यू को आप पुट करिए, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या रखेंगे, -4, और x2 का वैल्यू क्या है दोस्तों 4, और डिवाइडेड बाई 2, तो -4 + 4 क्या हो गया 0, तो 0/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 0 ही आएगा। और जब x 0 है ना, अब पहले y भी तो देख लें कि y क्या आ रहा है, ठीक है। अब y का मैंने क्या बताया कि y = क्या आएगा, y1 + y2/2। अब y1 का वैल्यू आप देख पा रहे हैं 5 है, y2 का वैल्यू यहाँ कितना है दोस्तों 6 है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 5 और 6 क्या हो जाएगा 11 आ गया दोस्तों, 11/2, क्लियर। तो इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट अगर ध्यान से देखिएगा तो x का वैल्यू तो आ रहा है 0 और y का वैल्यू आ रहा है 11/2, यानी कि जब केवल x 0 है और y का कुछ और वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब x 0 कहाँ पर होता है, x 0 हमेशा y एक्सिस में होता है, ठीक है। इसका मतलब वो कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस में। तो दोस्तों आई होप सभी को ये बात समझ में आया होगा। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों अब आपके पास अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रश्न पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, है ना, यानी न्यून कोण, जो हिंदी मीडियम के हैं उसके लिए बता रहे हैं कि थीटा जो है क्या है, न्यून कोण है। एंड आगे कहता है कि 7 + 4 sin θ = 9 है, तो फिर बताइए कि थीटा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसको पहले सेपरेट कर दीजिए। तो 4 sin θ = 9 + 7 उधर जाके क्या होगा -7, तो कितना हो गया 9 - 7 2 आ गया दोस्तों। और यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है sin θ +4, यहाँ इंटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब दोस्तों sin θ = 1/2 ये किसका वैल्यू होता है, तो आपको याद होगा, ठीक है, कि sin θ = 1/2 जो है वो थीटा कितना का डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो बस आंसर आ गया 30 डिग्री, है ना। तो इस तरह से एक वेरी सिंपल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो भी प्रश्न है दोस्तों ये स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है, यानी जिसने भी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिया है उसका ये प्रश्न है, ठीक है। और अगर आपका बेसिक है मैथमेटिक्स बेसिक, तो समझ लीजिए क्वेश्चन जो है आपका लेवल इससे भी इजी ही रहेगा। तो ये अगर आपसे बन जा रहा है तो इजी क्वेश्चन जो है इससे बेसिक 1 आराम से आपका बन जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या है, द वैल्यू ऑफ tan² θ -1 cos θ × sec θ, ये पूछ रहा है दोस्तों, इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं है, सीधे सीधे फार्मूला पर बेस्ड है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूला है आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे tan² θ हमने लिख दिया, माइनस अब है 1 cos θ × sec θ। अब दोस्तों 1 cos θ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sec θ। आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट और रेसिप्रोकल फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कि cos θ, है ना, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है sec θ = 1। अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको याद रहा होगा कि cos क्या होता है sec θ = लिख सकते हैं 1 cos θ। दोस्तों अगर ये क्लियर है तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर आपको फिर से एक बार हम बता दें कि इस फार्मूला का यूज किया है, और यहाँ पे tan² θ जो कहती है हमने लिख दिया, और यहाँ पर है 1 - cos स्क्वायर, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई cos θ, तो उसके जगह हमने लिखा sec θ। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास sec θ पहले से मौजूद है दोस्तों, तो ये इंटू फिर से क्या हो जाएगा sec θ। एक बार फिर से अगर किसी को दिक्कत है tan² θ उतार दिया दोस्तों। नेक्स्ट हमने आगे क्या किया है कि 1 cos θ को हमने लिख दिया sec θ, और sec θ इंटू में ऑलरेडी था, तो ये क्या आ गया tan² θ sec² θ। अब दोस्तों ये डायरेक्टली एक फार्मूला है, आपको याद हो, ठीक है। क्या फार्मूला है, sec² θ -tan² θ = 1 होता है, लेकिन ये क्या है, ये जस्ट उल्टा है। अगर जस्ट उल्टा है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec² θ -sec² θ प्लस sec² बन जाएगा, और प्लस tan² क्या हो जाएगा -tan² θ बन जाएगा। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा तो आप आसानी से जो है नेक्स्ट पार्ट को यहाँ सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है जरा ध्यान से देखें। चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं।
चूंकि हम माइनस कॉमन लिए हैं और इसका वैल्यू क्या होता है 1, अभी अभी मैंने बताया था, तो आंसर कितना आ गया -1। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों यदि आपको किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके भी बोलेंगे, ठीक है, हम अगले वीडियो में जो है आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखें क्या बोल रहा है कि 98 और 28 है ना, दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है m और दोनों का एलसीएम दिया हुआ है n। तो पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमको करना कुछ नहीं है कि 98 और 28 है ना, दोनों का जो है आप दोनों को आप तोड़िए, ठीक है, समझ में आया। अब दोनों को जो है आपको जो है तोड़ लेना है कि देखना है कि एलसीएम दोनों का आ क्या रहा है। अगर दोनों को आप तोड़ेंगे है ना, पहले हम ये काम करते हैं, दोनों को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में ना अलग अलग करके तोड़ते हैं तो ज़्यादा ईजी हो। तो चलिए तोड़ते हैं फटाफट। 98 को तोड़िए है ना, तो क्या होगा 2 4 ज़र 8 है ना, और 2 9 ज़र 18 और इस तरह से 7 7 ज़र 49। और अगर हम 28 को तोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 2 14 ज़र 28 और 2 7 ज़र 14। 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं 7 1 ज़र 7 और इसको 7 1 ज़र 7। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, हम आगे बता रहे हैं आपको है ना। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम है ना क्या होगा। तो पहले तो 98 को हम लोग अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग जो है कैसे लिखेंगे 2 × 7, 2 है तो इसको 7 का पावर 2 लिखेंगे इंटू 1 करके। और नेक्स्ट जो है 28, इसको जो है हम लोग फंडामेंट आपने पढ़ा होगा है ना, फंडामेंटल अरिथमेटिक, ठीक है ना। तो उस थ्योरम में जो है आपने जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किया होगा कि कोई भी नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा हम टाइम डिस्क्राइब नहीं करते हैं उसको लेकर के, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 2 देखिए 28 में कितना बार आया है 2 बार, तो हम इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 7 एक बार है तो 1 × 1। अब एलसीएम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम हम लोग क्या करते हैं हाईएस्ट पावर को लेते हैं, ध्यान से समझिएगा बातों को, क्या करते हैं हाईएस्ट पावर को लेते हैं। यानी कि 2 में हाईएस्ट पावर कौन है देखिएगा, तो 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर को लेंगे तो ये छोटा वाला को लेने की जरूरत नहीं है। अब 7 में देखिए हाईएस्ट पावर कौन है 7 का स्क्वायर, तो फिर इसको काट दो, इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और कुछ बच जाता तो वो लेते हैं। दोनों में 1 1 है तो 1 में 1 ही कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह से एलसीएम क्या निकल गया देख दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, तो 4 9 ज़र 36, 4 4 ज़र 69, 3 कितना हो गया 19। तो 196 आपका निकल गया एलसीएम। यानी कि एलसीएम जो दिया n, तो n का वैल्यू आ गया कितना दोस्तों 196। अब बात करते हैं m का वैल्यू यानी कि एचसीएफ। दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए जो है आराम से हम लोग इसी से निकाल लेंगे। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे लिस्ट पावर देखेंगे दोस्तों, क्या करेंगे लिस्ट पावर। अब सबसे छोटा पावर देखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब 98 को जो हम यहाँ पे लिखे हैं ऊपर में, ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा पावर यानी 2 है 2 स्क्वायर, तो छोटा पावर क्या है 2 है तो केवल 2 को लिखेंगे। और 7 स्क्वायर और 7 में छोटा पावर किसका है 7 का पावर 1 है मात्र, तो हम 7 को लिखेंगे। और दोनों 1 में क्या कॉमन है 1 ही है, तो इस तरह से 7 2 ज़र 14। तो ये हमारा दोस्तों हो गया एचसीएफ। और एचसीएफ को यहाँ किससे डिनोट किया गया है एचसीएफ m के बराबर है, यानी m का वैल्यू आ गया 14 और यहाँ पर हमारा क्या है n एलसीएम का वैल्यू आ गया 196। अब दोनों को यहाँ पुट कर दिए, तो क्या है हमारा पुट किस में करना है, हमारा इक्वेशन आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर ये इक्वेशन है n - 7m, बस पुट करिए आंसर आ जाएगा। n का वैल्यू है 196 - 7 इंटू m का वैल्यू आया दोस्तों 14, तो आ गया 196 एंड 14 7 ज़र है ना कितना आता है 98 है ना, 4 7 ज़र 28, 4 1 ज़र 4 सॉरी 7 4 ज़र 28 और 7 1 ज़र 7 एंड 2 9, बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 16 - 8 आ गया 8, 18 - 9 आ गया 9, इस तरह से 98 आंसर आ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए आपके पास, हम आपको दिखा दें 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है। क्या क्या ऑप्शन है दोस्तों 0 है 28 है 98 एंड 190, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों करेक्ट। इस तरह से दोस्तों किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कम समय लगेगा, किसी में ज़्यादा। और आपको बता दें कि एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि अगर इसको अगर केवल बनाया जाए तो टाइम कम ही लगेगा। और इस तरह से हम सीधे सीधे आप पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 7 में। दोस्तों फिर से जो हिंदी मीडियम के भाई हैं अगर जिसको क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है तो आप हिंदी एक बार क्वेश्चन को देख सकते हैं, हम आपको हिंदी में दिखा दे रहे हैं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम आपको समझा दो दोस्त हिंदी में ही रहे हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए और ये कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
जो इंग्लिश मीडियम में प्रश्न है। चलिए तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि 6 तक हमने सॉल्व करा दिया है। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कह रहा है कि द टेंजेंट्स, क्या है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज, क्या होगा ये बोल रहा है दोस्तों। तो आप ये बिल्कुल क्लास 10th में जो एनसीईआरटी बुक में आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि अगर मान लिया कि ये डायमीटर है, डायमीटर के 2 एंड पर यदि आप टेंजेंट्स खींचेंगे तो टेंजेंट्स क्या होगा, पैरेलल होगा। ये दोनों आपने प्रूव किया होगा, क्योंकि रेडियस जो होता है यानी टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। इस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल, 90-90 होगा। इसका मतलब दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीधा सा बात है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों एक एक करके हम सारे प्रश्नों को करेंगे, जो भी सेट्स जितने भी सेट हैं, है ना, 1 बाय 1। अब टेंशन नहीं लेना है, एक क्लास में जितना हो सकता है हम करेंगे, उसके बाद अगले क्लास में इस तरह से 2, 4, 5 लेक्चर में जो है हमको पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ, 2 ट्राइंगल है दोस्तों, उसमें बोल रहा है कि ए बी ई के बराबर है, एफ सी के बराबर है, ए बी 3 ए बी जो है 3 इंटू डी के बराबर है। देन कह रहा है कि 2 ट्राइंगल क्या है इनमें से, है ना, कॉन्ग्रुएंट है लेकिन सिमिलर नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। आप इसको जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक क्लियर होगा नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ही बना लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे आपके सामने 2 ट्राइंगल नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं। एक का नाम इन्होंने दिया है ए बी सी, तो चलिए हम दे दिए ए बी सी। और दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या है, डी ई और एफ। अब क्वेश्चन बोल के आ रहा है कि एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। चलिए दोनों का एंगल ठीक है, इक्वल हो गया। फिर बोलता है एंगल एफ सी के बराबर है, तो एंगल एफ जो है वह किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर। तो ये बिल्कुल दिख रहा है कि इसका दोनों एंगल कोरेस्पोंडिंग एंगल, दोनों कोरेस्पोंडिंग एंगल के इक्वल है, ठीक है। लेकिन आगे बोल के आ रहा है कि ए बी जो है ना, ए वाला जो ए बी है, ए वाला ए बी वह क्या है, जो डी है उसका 3 गुना है। डी का कितना है, 3 गुना, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो सकता है। अब आपको तो एक चीज़ पता ही है कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। जब 2 एंगल इक्वल है इसका मतलब तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल होना ही होना है। जिस 2 ट्राइंगल का कोई 2 एंगल इक्वल हो गया इसका मतलब तीसरा भी क्या होगा, इक्वल। और अगर तीसरा इक्वल है तो एंगल एंगल और एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा दोस्तों, कि दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंस है, तो कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है ये कैसे पता करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए शेप एंड साइज दोनों सेम होना चाहिए दोस्तों, शेप एंड साइज दोनों। और एंगल सेम, एंगल देखिए मान लीजिए एक छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है। और दोनों मान लिया अगर एक्यूट एंगल है तो दोनों का 60-60 सब तीनों एंगल 60 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों ट्राइंगल जो है वह कॉन्ग्रुएंट यानी कि दोनों का शेप भी समान हो। कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब शेप एंड साइज दोनों क्या हो दोस्तों, इक्वल हो। तो इस तरह से इस ट्राइंगल में आप नजर क्या देख पा रहे हैं, एंगल तो चलिए ठीक है ना, एंगल जो है वह क्या है दोनों का ठीक है, लेकिन आपका जो है साइज जो है इक्वल नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इस केस में हम लोग यही बोलेंगे कि ये ट्राइंगल जो है वह सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन क्या है दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन क्या है, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, है नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, और सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों कि सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, साइड भी इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे ए बी जो है डी का डबल है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि उसका साइड जो है इसका साइड से डबल है। इसका मतलब इक्वल तो किसी भी सूरत में नहीं, जो कि कोरेस्पोंडिंग पार्ट जो है वही इक्वल नहीं है। इसका मतलब एंगल इक्वल है, साइड इक्वल नहीं है। तो आप समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जब मतलब दोनों जो है शेप सेम हो लेकिन साइज सेम ना हो तो वह क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। आपने ये चीज़ पढ़ा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। हम इसको बड़ा कर देते हैं यदि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा
पढ़ने में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने देखिए, पढ़िए क्या बोल रहा है। इफ -1 का पावर n प्लस -1 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0 है, देन n का वैल्यू क्या होगा, है ना। एनी पॉजिटिव इंटीजर होगा, एनी नेगेटिव होगा, और क्या होगा। तो देखते हैं, पहले सॉल्व करेंगे तब ना पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं। -1 का पावर n है दोस्तों, और यहाँ पर प्लस -1 का पावर 8 है। क्या, -1 का पावर 8। और हम क्या जानते हैं कि माइनस कोई भी नंबर हो और उसका पावर अगर इवन हो तो नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, है ना। और 1 का कितना भी पावर डाल तो 1 ही आएगा, पॉजिटिव पावर यानी डाल रहे हैं आप, ठीक है। तो -1 का पावर n हो गया दोस्तों, और इसका वैल्यू आएगा 1 इक्वल टू 0। तो -1 का पावर n और प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जो है इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, तो -1 का पावर n, और यहाँ कंपेयर हम तभी कर पाएंगे, है ना, जब पावर क्या होगा, ओड होगा दोस्तों। क्यों, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए जब ओड पावर होगा तो हम लोग को पता है जब कोई भी नंबर का पावर ओड होता है, नेगेटिव नंबर का पावर ओड होता है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, माइनस। क्योंकि हमको लाना क्या है, माइनस। इसका मतलब पावर जो है माइनस कब आएगा, जब पावर 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5, 7 इस तरह से कुछ, यानी ओड नंबर रहेगा। और जब हम कंपेयर करेंगे, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। इस केस पे एन हमारा क्या दिख रहा है कि ओड होगा तभी संभव है। इस तरह से एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। क्लियर है, पॉजिटिव प्लस ऑड। तो ऑप्शन कौन सा सही है, एनी ऑड नंबर, सी। इस तरह से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़िए, अगले प्रश्न। अब आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई दे रहा है, ठीक है। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा क्या बोल रहा है। 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, है ना। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज, ठीक है। यानी दो पॉलिनोमियल जो है हमेशा एक, आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0, इस टाइप का कोई भी इक्वेशन होगा तो एक पैराबोलिक ग्राफ देता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। तो आपको दो पैराबोला नजर आ रहा है, एक नीचे से और एक ऊपर से। इट्स क्लियर है। तो इस तरह से दो पैराबोला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। अब यदि बात करें कि इसको सॉल्व करने की बात है, तो क्या बोल रहा है कि 2 पॉलिनोमियल आर शोन इन द ग्राफ, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो, अलग अलग जीरोज ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल। तो दोनों एक्स एक्सिस को काट कहां पर रहा है, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो एक काट रहा है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा एक्स एक्सिस में काट रहा है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर जो है, चूंकि ये एक पैराबोला इक्वेशन है, तो हम लोग जानते हैं कोई भी ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ होता है, उसका जो है यदि वह एक्स एक्सिस को 2 बार काट रही है तो उसका जीरोज कितना, 2 को होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर दोनों जो है सेम पॉइंट पर काट रही है, मतलब यहाँ पर एक जो जीरोज होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, और एक यहाँ पर होगा। इस तरह से यहाँ कितने डिस्टिंक्ट जीरोज निकलेंगे, तो 2 डिस्टिंक्ट जीरो यहाँ निकलना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस तरह से हम लोग अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग प्रश्न नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब 11 से लेके 14 तक, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, एक बार आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रश्न देख सकते हैं। और हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न जो कि इंग्लिश मीडियम में है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आ जाए। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने 11 नंबर है दोस्तों, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, देन व्हाट इज द सेकेंड टर्म। वेरी सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म SM, इसका वैल्यू दिया हुआ है कि 2m² + 3m है, और हमें पूछ रहा है कि देन सेकेंड टर्म क्या होगा, यानी कि A2 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि SM का फार्मूला, यानी सम ऑफ n टर्म का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, n/2 × 2a + n-1 × d। तो हम लोग इसको लिखेंगे m/2, n की जगह m है, × 2a + m-1 × d, यानी m की जगह बस n लिख देना है, और इधर क्या हो जाएगा 2m² + 3m। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, आराम से हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग कुछ नहीं करते दोस्तों, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, है ना, ये 2 इधर चला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2am + m × m क्या हो जाएगा, m² - m × d, यहाँ सामने हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m² + 2 3 6m। बस हमने इस 2 को जो है इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है दोस्तों।
लेकिन अगर हम इस तरह से फार्मूलास मेथड बताएंगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन है काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए इसको चलिए हम कुछ थोड़ा शॉर्ट तरीके से आपको बताते हैं ताकि हम इसको और इजी तरीके से बना सकें। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इजी और सिंपल वे क्या होगा कि आपके दिमाग में जैसे जो हमने फार्मूला लाया ये नहीं लाना है, क्योंकि वो करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा जाएगा। अब इसको शॉर्ट में बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है कि एसएम का वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2m² + 3m, है ना। अब बस नहीं, कुछ नहीं पुट करना, S1 का m की जगह 1 पुट करो, यहाँ भी पुट करो, तो 2 × 1 का स्क्वायर m हो जाएगा और यहाँ 3 × 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 and 3 5 आ गया दोस्तों S1। अब इस तरह से m का वैल्यू 2 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 × 2 का स्क्वायर और प्लस 3 × 2, तो सॉल्व करो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 2 8 and 3 2 6, यानी कितना आ गया 14। अब हम लोग दोस्तों जानते क्या है कि a1 + a2 यानी सम ऑफ 2 टर्म इक्वल टू क्या होता है S2। अब a1 और आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो a1 और s1 दोनों क्या होता है, सेम टर्म होता है, यानी a1 और s1 का वैल्यू सेम होता है, यानी कि s1 की जगह हम लोग a1 भी लिख सकते हैं, तो a1 की जगह लिख देंगे 5, a2 पता नहीं है और s2 अभी भी लाए कितना है 14, तो इस तरह से a2 का वैल्यू कितना आ गया 14 - 5 यानी कि 9। तो देखिए क्या सिंपल तरीके से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब आपके सामने नजर आ रहा होगा प्रश्न, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि मोड एंड मीन ऑफ आर डेटा आर 15x एंड 18x रेस्पेक्टिवली, देन मीडियन क्या होगा। तो दोस्तों जब भी मोड, मीडियन एंड मीन का बात करें तो आपको जो है वो रिलेशन याद रखना चाहिए, फार्मूला क्या है, फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला आपने एक पढ़ा होगा, ठीक है, हम आपको लिख के बता देते हैं कि मोड इक्वल्स, है ना, 3 मीडियन - 2 मीन, यही है 3 मीडियन - 2 मीन, ये है फार्मूला दोस्तों। अब यहाँ पे बोल के आ रहा है कि मोड एंड मीडियन जो दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है दोस्तों कितना 15x और 3 × मीडियन कितना दिया हुआ है, देखिए मोड मीडियन नहीं दिया, मीन दिया हुआ है, तो मीडियन की जगह में मीडियन ही रहने दीजिए जैसा का तैसा, है ना, और -2 मीन की जगह कितना दिया है 18x, बस सॉल्व कीजिए। तो ये दोस्तों हो गया 15x और इज इक्वल टू माइनस, देखिए ये वाला पार्ट हम बात कर रहे हैं, तो 18 × 2 = 36x आ जाएगा, तो इधर आगे क्या हो जाएगा +36, क्या हो जाएगा +36x, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं +36x। क्लियर है, और राइट साइड में क्या आ गया 3 × मीडियन आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पे बस 36 और 15 को जोड़ दीजिए, 6 और 5 11 हो गया, 3 1 4 1 5 51x आ जाएगा दोस्तों, और डिवाइडेड बाई 3 इधर आ जाएगा और इधर रह गया मीडियन, तो इस तरह से मीडियन कट जाएगा, 3 1 = 3, 4 5 और 3 7 = 21, यानी कि मीडियन का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 17x, और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। हमको लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और एक ही बार में बहुत लंबा वीडियो जो है हम लोग नहीं लेंगे। आज का वीडियो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर पाए, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा होगा, और अगर आप बोलेंगे सभी इच्छुक रहेंगे, ज़्यादा संख्या में लोग इसको देख पाएंगे, ठीक है, आपका प्यार मिलेगा, तो हम ऑब्वियसली 1-1 घंटा 1.5 घंटा जो भी जैसा भी होगा हम वीडियो जरूर लेके आएंगे। समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा और हम कोशिश करेंगे और भी ज़्यादा सिंपलेस्ट तरीके से आपको हम समझा पाएँ, और अगले क्लास में जो हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 तक की है, तो 13 से लेके अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग देखेंगे। कोशिश करेंगे अगले क्लास में MCQ पार्ट कंप्लीट करने के बाद जो भी है सेक्शन वाइज जो हम लोग चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में देखेंगे बाकी सारे जो भी चीज़ें हैं, और आप सभी से गुजारिश है, हम अभी तक तो आपको बोले नहीं है, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जितना अच्छा हो सके शेयर करें दोस्तों को, है ना, ग्रुप में शेयर करें, जो भी आपके संग साथी हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते रहेंगे आपसे इसी तरह से, और जैसा भी होगा दिक्कत, जो भी चीज़ प्रॉब्लम आएगा आपको कमेंट में लिखना है, जो भी डाउट होगा हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उसको क्लियर करने का। तो पुनः सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।